हेलो एवरीवन और आप सबका स्वागत है बायोलॉजी लेक्चर सीरीज में। और आज हम चर्चा करेंगे टॉपिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के बारे में। तो ये जो चैप्टर है ये कक्षा 12वीं का एक चैप्टर है, ठीक है। और ये जो लेक्चर है ये बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है, यानी कि इसमें जो भी टॉपिक्स हैं वो एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं। अब ये जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि उसको कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। फिर हमने चर्चा की थी सेल्स के बारे में, टिश्यूज के बारे में, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के बारे में। फिर हमने चर्चा की थी टाइप्स ऑफ टिश्यूज के बारे में। तो जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में चर्चा की थी और अब हम बाकी के टिश्यूज के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस लेक्चर में हम नर्वस टिश्यूज के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आइए इस लेक्चर की शुरुआत हम करते हैं। तो नर्वस टिश्यूज होते हैं ये एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं, ठीक है। और इनका फंक्शंस क्या होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और ये जो स्टिमुलस होता है उसको उसकी रिस्पॉन्स में ये मदद करते हैं, ठीक है। तो नर्वस टिश्यूज कहाँ पे मौजूद होंगे, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मौजूद होंगे, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मौजूद होंगे, ठीक है। और इनका फंक्शन क्या होता है, जो बॉडी होता है उसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करना, ठीक है। और जो भी स्टिमुलस होता है, ठीक है, तो स्टिमुलस एक्सटर्नल हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे स्टिमुलस दो प्रकार का हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है यानी कि बाहरी स्टिमुलस, और इंटरनल यानी कि अंदरूनी स्टिमुलस, ठीक है। तो एक्सटर्नल स्टिमुलस के उदाहरण क्या हो गए, जैसे कोई भी पेन हो गया या कोई भी गर्म ऑब्जेक्ट है उससे आपकी बॉडी टच होती है, ठीक है। इंटरनल स्टिमुलस जैसे हंगर यानी कि भूख लगना, ये एक इंटरनल स्टिमुलस हो गया। तो इन स्टिमुलस के अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स जनरेट होता है वो नर्वस टिश्यूज के द्वारा होता है, ठीक है। तो आप किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट से अगर आपका फिंगर टच होती है, ठीक है, तो आप इमीडिएटली आप अपने हाथ को रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रकार का रिस्पॉन्स है। तो ये रिस्पॉन्स कौन जनरेट करता है, ये नर्वस टिश्यूज के द्वारा ये रिस्पॉन्स जनरेट होता है। आइए अब हम चर्चा करते हैं नर्वस टिश्यूज की प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है, कि इसमें क्या क्या गुण होते हैं नर्वस टिश्यू में। अब पहले होते हैं एक्साइटेबिलिटी, यानी कि ये एक्साइट हो सकते हैं और ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस होती हैं उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरा होता है कंडक्टिविटी, यानी कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स को ये कंडक्ट कर सकते हैं एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू की तरफ। तीसरा होता है लैक इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें जो मैट्रिक्स होता है जो कि एक प्रकार का फ्लूइड ही होता है, ठीक है, इसमें कोई भी इंटरसेलुलर मैट्रिक्स मौजूद नहीं होता। और जो चौथा पॉइंट है लैक पावर ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है, यानी कि ये सेल्स डिवाइड नहीं करते, ठीक है। तो लिख सकते हैं द लैक पावर ऑफ सेल डिवीजन, यानी कि इसमें जो कोशिका जो में विभाजित होने की शक्ति नहीं होती है, ठीक है। तो अगर ये डैमेज हो गए ये थोड़े बहुत रिपेयर हो जाते हैं पर ये डिवाइड नहीं करते, ठीक है। आइए अब हम चर्चा करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिटेल में। तो पहले हम बात करते हैं एक्साइटेबिलिटी के बारे में, ठीक है। तो जो नर्व सेल्स होते हैं या नर्व टिश्यूज होते हैं इसे हम न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। तो न्यूरॉन्स क्या हो गए हमारे, नर्व सेल्स। और ये नर्व सेल्स आपस में मिलके नर्वस टिश्यूज बनाते हैं, ठीक है। अब जो नर्व सेल्स होते हैं ये एक्साइटेबल सेल्स हम इसे कहते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, ये जनरेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, ठीक है। और इन इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल और नर्व इंपल्सेस। तो ये जो एक्साइटेबिलिटी है इसका मतलब क्या है, ये जो नर्व टिश्यूज होते हैं, जो नर्व सेल्स होते हैं या जो न्यूरॉन्स होते हैं, ये नर्व इंपल्सेस या इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जनरेट कैसे होती हैं, इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। तो जब भी हमारी बॉडी कोई भी स्टिमुलस कोई भी रिसीव करती है तब ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, जिसे नर्व इंपल्सेस भी कहते हैं, वो जनरेट होती है।
और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं एक्साइटेबिलिटी, ठीक है, या एक्साइटेशन ऑफ द नर्व सेल्स, ठीक है। अब इस एक्साइटेशन की वजह से क्या होता है, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन होती है वो ट्रांसमिट होती है थ्रू आउट द नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो जैसे स्टिमुलस हुआ, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपकी जो हाथ है अगर किसी हॉट ऑब्जेक्ट को, किसी गर्म ऑब्जेक्ट को टच करता है, तब आप इमीडिएटली अपने हाथ को रिमूव कर लेते हैं। तो जैसे ही आपको ये एक्सटर्नल स्टिमुलस मिला, तो क्या हुआ, जो नर्व सेल्स हैं उन्होंने नर्व इम्पल्स जनरेट किया, और ये नर्व इम्पल्स की जनरेशन की वजह से ये रिस्पॉन्स जनरेट होता है, जिससे कि आप हाथ को अपने हटा लेते हैं उस एरिया से, ठीक है। अब दूसरी प्रॉपर्टी थी कंडक्टिविटी, ठीक है। कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस, ठीक है, जिसको हम नर्व इम्पल्स भी कहते थे, इन नर्व इम्पल्सिस को ये लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, ये लॉन्ग डिस्टेंस तक इन्हें कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन से लेके तीसरे न्यूरॉन, ठीक है, ऐसे ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस ये एक एरिया से दूसरे एरिया तक ये पहुंचा देते हैं, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस की जो कंडक्शन है, ठीक है, या जो वो ट्रैवल करती हैं, जो ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस, ये किसके द्वारा होती हैं, ये एक स्ट्रक्चर होते हैं नर्व सेल्स में जिसे हम बोलते हैं एक्सॉन्स, ठीक है। तो अगर आपने नर्व सेल्स का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि उसमें हेड होता है, एक्सॉन्स होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं, साइनेप्टिक नॉक होता है, साइनेप्सिस होते हैं, ठीक है। तो न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर के बारे में अब हम जो आगे की स्लाइड है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, पर यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस की जो कंडक्शन होती है, या आप कह सकते हैं, या जो इनका ट्रांसफर होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को, ये एक्सॉन्स की मदद से होता है। अब जो एक्सॉन्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, वो स्लेंडर प्रोजेक्शंस होती है जो कि सेल बॉडी से निकलते हैं। तो एक्सॉन्स जो होते हैं वो सेल बॉडी की एक्सटेंशंस होती हैं, ठीक है, और ये मदद करते हैं या ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं इन नर्व इम्पल्सिस को, ठीक है, दूसरे न्यूरॉन्स को या मसल्स को या ग्लैंड्स को, ठीक है। अगर ये मसल्स को ये न्यूरॉन्स नर्व इम्पल्सिस ट्रांसफर करते हैं तो वहां पे एक रिस्पॉन्स जनरेट होता है, ठीक है, ठीक है, और ये ग्लैंड्स को भी ये नर्व इम्पल्सिस ये ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो यहां पर भी ग्लैंड्स क्या करेंगे, फिर जो उनकी सिक्रीशंस होती है उनमें उन सिक्रीशंस का स्टिमुलेशन होगा, ठीक है। तो ये थी कंडक्टिविटी के बारे में, ठीक है। और तीसरा इसका फंक्शन था, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या था नर्व सेल्स का, कि ये जो होते हैं दे लैक द इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, यानी कि इंटरसेलुलर फ्लूइड। और चौथी इनकी प्रॉपर्टी थी कि ये कभी डिवाइड नहीं करते, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो न्यूरॉन बना होता है सेल बॉडी का, ठीक है, सेल बॉडी को हम साइटोन भी कहते हैं। और साइटोन में क्या क्या मौजूद होते हैं, यहाँ पर साइटोप्लाज्म मौजूद होता है जो कि काफी ग्रेनुलर होता है, उसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं। और जो नर्व सेल्स के जो साइटोप्लाज्म है उसे हम न्यूरोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक न्यूक्लियस भी मौजूद होता है, न्यूरोफाइब्रिस मौजूद होते हैं, और निसल्स ग्रैन्यूल्स भी मौजूद होते हैं, ठीक है। फिर दूसरा होता है नर्व प्रोसेसेस भी मौजूद होते हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं डेंड्रॉन्स और डेंड्राइट्स, ठीक है। अब डेंड्रॉन्स क्या होता है, तो नर्व प्रोसेसेस दो प्रकार के होते हैं, पहले प्रकार होता है डेंड्रॉन्स और दूसरे प्रकार के होते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है। अब जो डेंड्रॉन्स होते हैं वो साइटोन यानी कि सेल बॉडी से निकलते हैं, ठीक है। तो ये सेल बॉडी की आप एक्सटेंशन कह सकते हैं, और ये काफी स्मॉल होती हैं, ठीक है, और ये ब्रांच लाइक होती हैं, ठीक है। और दूसरे होते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है, ये क्या होती हैं, ये ब्रांचेस ऑफ डेंड्रॉन्स होती हैं, ठीक है, जो स्टिमुलस को कैरी करती हैं इनटू द सेल बॉडी, ठीक है। अब उसके बाद होता है एक्सॉन, ठीक है। एक्सॉन क्या होता है, ये काफी लॉन्ग ब्रांच्ड एक ब्रांच होती है, एक लॉन्ग ब्रांच होती है जो कि सेल बॉडी से निकलती है, और जैसे कि हमने पढ़ा ये नर्व इम्पल्सिस को ट्रांसमिट करने में मदद करती है, या नर्व इम्पल्सिस को ये कैरी करती है, ठीक है। इसके बाद होता है एक्सोनाइट, ठीक है। एक्सोनाइट क्या होता है, ये एक्सॉन की ब्रांच होती है, ठीक है। फिर होता है माइलिन शीथ। अब माइलिन शीथ क्या होता है,
ये एक फैटी शीट होती है जो कि एक्सॉन को कवर करती है और ये श्वान सेल्स की बनी होती है। ठीक है, अब माइलिन शीट क्या करती है, ये इंसुलेशन प्रोवाइड करती है नर्व सेल को। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इट प्रोवाइड्स इंसुलेशन। ठीक है, अभी इंसुलेशन बहुत ही जरूरी होता है इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस के ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं ये जो माइलिन शीट है इसका क्या फंक्शन होता है। सबसे पहले तो माइलिन शीट क्या होता है, ये एक फैटी कवरिंग होती है। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या होता है, हम लिख सकते हैं इट हेल्प, ठीक है, इन दी फास्ट कंडक्टिविटी। ठीक है, माइलिन शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस हैं इसकी काफी तेजी से कंडक्टिविटी होती है या बहुत तेजी से ये ट्रांसमिट होता है। ठीक है, फास्ट कंडक्टिविटी आप लिख सकते हैं या फास्ट ट्रांसफर या ट्रांसमिट। ठीक है, ट्रांसमिट भी आप लिख सकते हैं। ऑफ क्या, ऑफ नर्व इंपल्सिस या इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस। ठीक है, अब क्या होता है, जो नर्व इंपल्सिस होती हैं वो उसकी ट्रांसफर को हम साल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो एक नोड ऑफ रेनवियर से दूसरे नोड ऑफ रेनवियर पे ये जाती हैं। ठीक है, तो अगर ये एक एक्सॉन है, ठीक है, एक्सॉन क्या होता है, ये एक लॉन्ग ब्रांच होती है जो कि सेल बॉडी से निकलती है। तो सेल बॉडी, मैं काफी रफ डायग्राम बना रहा हूं, वो इस प्रकार का होता है। ठीक है, बीच में न्यूक्लियस मौजूद होता है, यहाँ पर ये डेंड्रॉन्स मौजूद होते हैं जो कि सेल बॉडी से निकलते हैं। तो हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा था डेंड्रॉन्स, ठीक है, होते हैं जो कि सेल बॉडी से निकलते हैं। अब ये एक्सॉन होता है, यहाँ पे ये माइलिन शीट मौजूद होती है ऐसे। ठीक है, ये माइलिन शीट ऐसे मौजूद होती है। ठीक है, और जो और यहाँ पर इस रीजन में माइलिन शीट मौजूद नहीं होती और इस रीजन को हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। ठीक है, तो नोड्स ऑफ रेनवियर क्या होते हैं, जहां पे माइलिन शीट एब्सेंट होती है। ठीक है, अब क्या होता है, ये क्या है, ये है माइलिन शीट। ठीक है, तो ये हमारी हो गई माइलिन शीट। अब जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस हैं वो एक नोड ऑफ रेनवियर से दूसरे नोड ऑफ रेनवियर की तरफ, तो ये भी एक नोड ऑफ रेनवियर कह सकते हैं। तो ऐसे इसकी ट्रांसफर होते हैं, एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स एक नोड ऑफ रेनवियर से दूसरी नोड ऑफ रेनवियर को जंप करता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं साल्टेटरी कंडक्शन। ठीक है, तो माइलिन शीट की मौजूदगी की वजह से जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस की जो ट्रांसमिट होता है या उसका जो ट्रैवल होता है वो बहुत फास्ट हो जाता है, क्योंकि ये जो जंपिंग एक्शन होता है इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस बहुत ही फास्ट मूव करती हैं। ठीक है, आइए हम लेबल कर सकते हैं, ये है न्यूक्लियस और ये क्या है, ये है सेल बॉडी या साइटोन। ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियस। ठीक है, ये जो ब्रांच है ये क्या हो गई, ये जो है ब्रांच, ये है एक्सॉन। ठीक है, तो एक्सॉन, ठीक है, के द्वारा क्या होता है, इट कैरीज द इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। ठीक है, अब बात करते हैं हम साइनेप्टिक वेसिकल के बारे में। तो साइनेप्टिक वेसिकल एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि एक्सोनाइट्स के अंत में मौजूद होता है। एक्सोनाइट्स क्या होते हैं, जो एक्सॉन्स की ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर दिखाऊंगा नर्व सेल्स का। तो आप देख सकते हैं ये इमेज है नर्व सेल्स की। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये क्या है, सेल बॉडी या साइटोन। ठीक है, आप देख सकते हैं ये है सेल बॉडी, फिर न्यूक्लियस मौजूद है यहाँ पे। ठीक है, आप इसे डेंड्राइट्स भी कह सकते हैं, डेंड्रॉन्स कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे निसल्स ग्रैन्यूल्स मौजूद हैं सेल बॉडी में, और इसका जो साइटोप्लाज्म होता है इसे हम बोलते हैं न्यूरोप्लाज्म। ठीक है, तो ये जो साइटोप्लाज्म है इसे हम कहते हैं न्यूरोप्लाज्म, जो कि फ्लूइड होता है जो कि नर्व सेल्स की सेल बॉडी में मौजूद होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे श्वान सेल्स जो कि माइलिन शीट बनाते हैं, ये है माइलिन शीट जो इंसुलेशन प्रोवाइड करती है एक्सॉन को। यह है एक्सॉन जो कि सेल बॉडी से निकल रहा है। ठीक है,
ये है नोड्स ऑफ रेनवियर। तो नोड्स ऑफ रेनवियर कहाँ बनते हैं? जहाँ पे ये माइलिन शीथ एब्सेंट होगी। ठीक है, ये है एक्सॉन के टर्मिनल। ठीक है, और ये साइनेप्टिक नॉब यहाँ पे बनता है जो कि नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब साइनेप्टिक नॉब पे क्या बनते हैं? साइनेप्सिस। ठीक है, तो साइनेप्सिस क्या होता है? ये जो डेंड्राइट्स होते हैं, ठीक है, जो मौजूद होते हैं एक्सॉन के टर्मिनल में, वो जुड़ते हैं जो एक और जो पड़ोसी जो या जो नेबरिंग नर्व सेल होता है उसके डेंड्राइट से ये जुड़ते हैं। ऐसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस फिर एक नर्व से दूसरे नर्व को ट्रांसमिट होती हैं। तो सबसे पहले तो नर्व इम्पल्सिस कैसे ट्रैवल करेंगी? एक नोड ऑफ रेनवियर से दूसरे नोड ऑफ रेनवियर तक। ठीक है, वो जंप करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नर्व इम्पल्सिस जंप कर रही हैं क्योंकि जहाँ पे माइलिन शीथ है, ठीक है, वहाँ पे इंसुलेशन, वो एरिया इंसुलेटेड है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस, ठीक है, नहीं ट्रैवल कर सकती, तो वो जंप करके ट्रैवल करती हैं एक नोड्स ऑफ रेनवियर से दूसरे नोड ऑफ रेनवियर तक, और इसे हम कहते हैं साल्टेटरी कंडक्शन। ठीक है, साल्टेटरी कंडक्शन। ठीक है, अब ये जो नॉब्स हैं, ठीक है, यहाँ पे साइनेप्सिस बनता है, और ये जो हैं डेंड्राइट्स, ये जो सेल बॉडी के जो दूसरा नर्व सेल है उसकी जो डेंड्राइट्स मौजूद होते हैं सेल बॉडी में उससे कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो साइनेप्सिस क्या होता है? ठीक है, ये एक जंक्शन होता है दो न्यूरॉन्स के बीच में। ठीक है, या इसे हम स्मॉल गैप्स भी बोल सकते हैं, विच इज कॉल्ड साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, जो कि एक्सोनाइट ऑफ वन न्यूरॉन, जहां पे क्या होता है, जो न्यूरॉन का जो एक्सोनाइट होता है वो लिंक्ड होता है डेंड्राइट से, जो कि नेबरिंग न्यूरॉन्स का होता है। ठीक है, तो जो एक्सोनाइट होता है क्या होता है? एक्सॉन्स की ब्रांच। ठीक है, तो जो पहला न्यूरॉन होता है तो हम लिख सकते हैं न्यूरॉन 1 और ये है न्यूरॉन 2। ठीक है, तो पहले न्यूरॉन का जो एक्सोनाइट होता है, ठीक है, वो ज्वाइंट होता है, ठीक है, किससे? जो डेंड्राइट्स होते हैं दूसरे न्यूरॉन के। ठीक है, डेंड्राइट ऑफ न्यूरॉन 2। ठीक है, तो एक्सोनाइट न्यूरॉन 1 का और डेंड्राइट न्यूरॉन 2 का, ये आपस में मिलके साइनेप्सिस बनाते हैं। ठीक है, और इस साइनेप्सिस के द्वारा क्या होता है? इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसफर हो जाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम न्यूरॉन्स के टाइप्स के बारे में कि न्यूरॉन्स किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पहले होते हैं सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, अब सेंसरी न्यूरॉन क्या होते हैं? ये रिसीव करते हैं नर्व इंपल्सिस फ्रॉम द रिसेप्टर्स। ठीक है, एंड दे ट्रांसमिट देम टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंसरी न्यूरॉन्स को हम एफरेंट न्यूरॉन्स भी कहते हैं। ठीक है, तो दोबारा पढ़ लेते हैं हम। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होते हैं? ये नर्व इंपल्सिस रिसीव करते हैं रिसेप्टर से, ठीक है, और ये उसको फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ले जाते हैं। ठीक है, फिर होते हैं मोटर न्यूरॉन्स। अब मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं? ये जो इंपल्सिस होती हैं उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ट्रांसमिट करते हैं मसल्स या ग्लैंड्स को। ठीक है, या हम बोल सकते हैं रिसेप्टर ऑर्गन्स को। ठीक है, मोटर न्यूरॉन्स को हम एफरेंट न्यूरॉन्स भी कह सकते हैं। और तीसरे प्रकार के न्यूरॉन्स होते हैं इंटर न्यूरॉन्स। ठीक है, जो कि सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, आइए अब मैं आपको समझाता हूं एक इमेज के माध्यम से कि सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सपोज आपका यहां पे स्किन है। ठीक है, सबसे पहले जो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं वो स्किन में मौजूद होते हैं या सरफेस में मौजूद होते हैं। तो स्किन में क्या मौजूद है? रिसेप्टर्स, जैसे कि पेन रिसेप्टर्स हो गए। ठीक है, उदाहरण के तौर पे पेन रिसेप्टर। तो यहां पर एक बर्निंग कैंडल है। ठीक है, तो एक कैंडल है यहां पे जिसे हम हॉट ऑब्जेक्ट के उदाहरण के तौर पे ले रहे हैं। तो स्किन में रिसेप्टर हैं यहाँ पे। तो आपका अगर स्किन एक्सपोज होती है इस हॉट ऑब्जेक्ट से तो क्या होगा? यहां पर एक न्यूरॉन होगा, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सेंसरी न्यूरॉन। तो ये है सेंसरी न्यूरॉन। अब ये सेंसरी न्यूरॉन क्या करेगा? यहां पर जो स्टिमुलस है, तो ये एक प्रकार का स्टिमुलस है हॉट ऑब्जेक्ट।
ठीक है। इस स्टिमुलस को ये ट्रांसमिट करेगा कहां पर? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसका बना होता है? स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन का। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, या इसे आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी लिख सकते हैं। तो सेंसरी न्यूरॉन इंपल्सिस को ये ट्रांसमिट कर रही है यहां पे रिसेप्टर्स से, कहां पर? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में या स्पाइनल कॉर्ड में। अब यहां पर क्या होता है? यहां पर इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड में होगा ये जो स्टिमुलस है, अब ये स्टिमुलस कहां पे ट्रांसफर हो गया? सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा स्पाइनल कॉर्ड में। अब यहां पे इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होगी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं प्रोसेसिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब क्या होगा? अब इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग हो गई, अब इसे वापस हमें यहां पर रिसेप्टर ऑर्गन की तरफ ले जाना है। तो यहां पे एक और न्यूरॉन निकलती हैं यहां से, ठीक है, जो कि इस मोटर इंफॉर्मेशन को ले जाएगी यहां पे रिसेप्टर ऑर्गन की तरफ, ठीक है। अब रिसेप्टर ऑर्गन्स कौन कौन से प्रकार के हो सकते हैं? या तो ये मसल्स हो सकती हैं या ये ग्लैंड्स हो सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो गई, अब वापस यहां पे इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है रिसेप्टर ऑर्गन को, और ये कौन करता है? मोटर न्यूरॉन, ठीक है। तो ये यहां पर होती है मोटर न्यूरॉन, जो कि मोटर इंफॉर्मेशन को, और लिख सकते हैं ट्रांसमिट दी मोटर इंफॉर्मेशन, ठीक है। यहां पे आप लिख सकते हैं ट्रांसमिट मोटर इंफॉर्मेशन टू रिसेप्टर ऑर्गन, ठीक है, टू रिसेप्टर ऑर्गन, ठीक है। और ये जो सेंसरी न्यूरॉन होती है और जो मोटर न्यूरॉन होती है, ये कनेक्टेड होती है किससे? इंटर न्यूरॉन से। इन दोनों को कनेक्ट करता है एक न्यूरॉन, ठीक है। तो ये जो न्यूरॉन है इसे हम कहते हैं इंटर न्यूरॉन, ठीक है, इसे हम कहते हैं इंटर न्यूरॉन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये सेंसरी न्यूरॉन है, ठीक है, जिसे हम एफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं। मोटर न्यूरॉन है जिसे हम इफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सेंसरी न्यूरॉन को हम एफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं इसको एफरेंट न्यूरॉन, और जो मोटर न्यूरॉन है इसे हम कहते हैं इफरेंट न्यूरॉन, ठीक है। और ये दोनों कनेक्टेड होते हैं इंटर न्यूरॉन के द्वारा। तो सेंसरी न्यूरॉन जो रिसेप्टर्स है वहां से स्टिमुलस को परसीव करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो इस स्टिमुलस को पहले परसीव करेंगे, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट होंगी फिर, और ये इलेक्ट्रिक इंपल्सेस सेंसरी न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड की तरफ ले जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड में इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होगी, और फिर वो जो प्रोसेस इंफॉर्मेशन है ये रिसेप्टर ऑर्गन को ट्रांसमिट कौन करेगा? मोटर न्यूरॉन, ठीक है। तो आइए अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ सेल्स के बारे में जिसको हम बोलते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स। तो ये सारे सेल्स जो होते हैं ये नर्वस टिश्यू के सेल्स होते हैं, ठीक है। तो न्यूरोग्लियल सेल्स क्या होते हैं? सेल्स इन द नर्वस टिश्यूज अदर देन द न्यूरॉन्स। तो पहले तो हमने चर्चा कर रहे थे न्यूरॉन्स के बारे में जिसे हम नर्व सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। अब तक हम नर्व सेल्स के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो नर्व सेल्स के अलावा कुछ और सेल्स भी होते हैं जिसे हम बोलते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स, ठीक है, या इसे हम सीधा ग्लियल सेल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। अब जो ग्लियल सेल्स होते हैं इनका फंक्शंस क्या होते हैं? ये जो नर्वस जो सिस्टम होता है उसको प्रोटेक्ट करने में मदद करते हैं, ठीक है, उसको ये मैकेनिकल सपोर्ट भी देते हैं, और ये न्यूरॉन्स को न्यूट्रिशंस भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ग्लियल सेल्स होते हैं, ये सेल्स होते हैं जो नर्वस सिस्टम से थोड़े अलग होते हैं, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम में हम कह सकते हैं, अगर हम बात करें
तो उसमें दो प्रकार किस किस प्रकार के सेल्स मौजूद हो गए? नर्व सेल्स हो गए और उसके अलावा न्यूरोग्लियल सेल्स भी हो गए। न्यूरोग्लियल सेल्स के फंक्शंस ये सारे होते हैं। अब कुछ और प्रकार के सेल्स भी मौजूद होते हैं नर्वस सिस्टम में, जिसको हम कहते हैं एपेंडाइमल सेल्स। ठीक है, तो हमने नर्व सेल्स के बारे में बात करा, हमने न्यूरोग्लियल सेल्स के बारे में भी चर्चा करी। अब आइए हम चर्चा करते हैं एपेंडाइमल सेल्स के बारे में। तो ये जो सेल्स होते हैं ये सेरिब्रल जो वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है, उसको ये लाइन करते हैं, ये वहां पर मौजूद होते हैं। अब सेरिब्रल वेंट्रिकल्स क्या होते हैं? सेरिब्रल वेंट्रिकल्स होते हैं वो सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड कैविटीज होती हैं जो कि ब्रेन में मौजूद होती हैं और ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से फिल्ड होती हैं। ठीक है, और जो एपिडाइमल सेल्स होते हैं, एपेंडाइमल सेल्स होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का अच्छे से सर्कुलेशन करना और उसकी प्रोडक्शन में भी ये मदद करते हैं। और इसके अलावा ये नर्वस सिस्टम को स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी देते हैं, या हम कह सकते हैं ये मैकेनिकल सपोर्ट भी देते हैं। ठीक है, अब एक और प्रकार के सेल्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स। अब न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स का क्या फंक्शन होता है? ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिसे हम कहते हैं न्यूरो हार्मोन्स। ठीक है, अब ये जो सेल्स होते हैं ये हाइपोथैलेमस में मौजूद होते हैं। तो हाइपोथैलेमस ब्रेन का एक पार्ट होता है। तो न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ये एक विशेष प्रकार के न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, जो कि हाइपोथैलेमस में मौजूद होते हैं और ये न्यूरो हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं। ठीक है, एक उदाहरण न्यूरो हार्मोन्स का होता है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन एक न्यूरो हार्मोन है और दूसरे प्रकार का न्यूरो हार्मोन होता है वैसोप्रेसिन। ठीक है, अब ऑक्सीटोसिन होता है, ये इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं? ये जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस में मदद करता है। तो जब भी चाइल्ड बर्थ होता है तो उसके दौरान ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कर सकता है। तो हम कह सकते हैं इट हेल्प्स इन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। ठीक है, इसके अलावा ये जो है ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी मदद करता है। तो हम लिख सकते हैं इट हेल्प्स ड्यूरिंग द लैक्टेशन। ठीक है, तो स्तनपान होता है उसमें भी ये मदद करता है। तो हम लिख सकते हैं लैक्टेशन ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, इसके अलावा ये जो ऑक्सीटोसिन है ये सेक्सुअल अराउजल में मदद करता है, ऑर्गेज्म में मदद करता है। ठीक है, और ये जो ऑक्सीटोसिन है ये अपनापन जो होता है जिसको हम एम्पैथी भी बोलते हैं, उसमें भी ये रोल प्ले करता है। दूसरा न्यूरो हार्मोन है वैसोप्रेसिन। तो वैसोप्रेसिन ये क्या करता है? ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में इसका प्राइमरी रोल होता है। ठीक है, तो हमने 4 प्रकार के नर्वस टिश्यूज के बारे में बात करी। पहले है नर्व सेल्स, फिर हमने बात करी न्यूरोग्लियल सेल्स के बारे में, फिर हमने बात करी एपेंडाइमल सेल्स के बारे में, फिर हमने चर्चा करी न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स के बारे में। तो ये था अंत इस लेक्चर का। मैं आशा करता हूं आपको ये लेक्चर बहुत ही नॉलेजेबल लगा होगा। तो इस लेक्चर में हमने नर्वस टिश्यूज के बारे में चर्चा करी और हमने न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर भी देखा। ठीक है, और हमने ये भी देखा जो नर्वस टिश्यूज होते हैं वो किस किस प्रकार के होते हैं। तो पहला है नर्व सेल्स, फिर होते हैं हमारे न्यूरोग्लियल सेल्स, फिर होते हैं एपेंडाइमल सेल्स, ठीक है, जो कि सेरिब्रल वेंट्रिकल्स में मौजूद होते हैं, और एक न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स होते हैं जो कि हाइपोथैलेमस में मौजूद होते हैं। ठीक है, अब अगले लेक्चर में हम कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में चर्चा करेंगे। आप सबका इस लेक्चर को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।